सोलो लेवलिंग नेक्स्ट चैप्टर। तो आगे के इस चैप्टर में हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो जिन्वू के एकदम सामने खड़ा था और जिन्वू ड्रैगन किंग के सामने। और यहाँ पर ड्रैगन किंग अपने मन में सोचता है, मैं आयरन बॉडी मोनार्च से संपर्क नहीं कर सकता। क्या उसने मुझे धोखा दिया? इन सब का कारण इसकी पावर्स हैं। और वो अपने मुंह से एक बहुत जबरदस्त फायर अटैक करता है जिन्वू की तरफ और वो कहता है, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। और जिन्वू उसके अटैक के ठीक सामने था। अब यहाँ पर उसके अटैक के बाद हम देखते हैं वहां पर जितने भी बिल्डिंग थी वो सब लावा बनकर वहां पर फैल गई थी। अब ड्रैगन किंग अपनी नजर ऊपर करता है जहां पर जिन्वू अपने एक ड्रैगन के ऊपर बैठा था और वो अपने सभी शैडो सोल्जर को समन करता है और एक साथ उन सबसे ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन किंग जो अकेला खड़ा था। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हंटर लियो को, जो एक बड़े से जायंट के साथ मुकाबला कर रहे थे। और वो कहते हैं, अब जब हमारी लड़ाई समुद्र के बीच में नहीं हो रही है तो जायंट जैसी चीजें बड़ी समस्या नहीं है। और वो उस जायंट की सिर को उड़ा देते हैं और वो एक बिल्डिंग के ऊपर खड़ा होकर अपने मन में सोचते हैं, धरती पर फैली सारी जादुई ऊर्जा कांप रही है। शायद हजारों नहीं बल्कि 10,000 हंटर अनगिनत मैजिकल बीस्ट जैसे बींग से हर जगह लड़ रहे हैं। खास बात यह है कि मैं इतनी दूर से भी अपने शरीर में उस जादुई ऊर्जा की चुभन को महसूस कर सकता हूँ। और वो अपनी नजर दूसरी तरफ करता है जहां पर जिन्वू और ड्रैगन किंग फाइट कर रहे थे और वो कहता है, क्या उन्होंने वहां भी शुरू कर दिया है? अब यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो अपने एक हाथ को आगे करके उन सबके ऊपर लावा से अटैक करता है और यहाँ पर जिन्वू के सभी सोल्जर मारे जाते हैं। और ड्रैगन किंग कहता है, क्या तुम्हारे पास बस ये निकम्मे सिपाही बचे हैं? तुमने अपनी ताकतवर सेना को आयरन बॉडी मोनार्च से लड़ने भेज दिया और मुझसे लड़ने के लिए सिर्फ इन मामूली सिपाहियों को भेजा। अब ड्रैगन किंग जिन्वू को देखता है, जिन्वू जो कि एक पोर्टल को खोलकर उसके अंदर चला जाता है। ये सब देखकर ड्रैगन किंग कहता है, क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ड्रैगन किंग जिन्वू के पीछे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और वो जिन्वू की सेना को देखता है सामने, जहां पर जिन्वू के सभी ताकतवर सोल्जर्स थे, इग्रिस, बेरू, टस्क और विलियम। अब ड्रैगन किंग उसकी सेना को देखकर कहता है, क्या उसने पहले ही आयरन बॉडी मोनार्च की सेना को अपनी सेना में मिला लिया? और वो अपनी नजर बेरू और विलियम के ऊपर करता है, जहां पर बेरू आयरन बॉडी मोनार्च को खत्म कर रहा था और विलियम अपनी तलवार लेकर उसके सामने खड़ा था। इस पर ड्रैगन किंग कहता है, उसने सबसे पहले आयरन बॉडी मोनार्च की सेना को हराया और फिर मेरे पीछे आया। ये स्ट्रेटजी बुरी नहीं थी, लेकिन तुम बेतुकी बातें कर रहे हो शैडो मोनार्च। अब आगे हम देखते हैं तीसरे मोनार्च को, यानी ट्रांसफिगरेशन मोनार्च को। वो आसमान के ऊपर अनगिनत पोर्टल खोलता है, जिसके बारे में ड्रैगन किंग आगे कहता है, शायद तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, लेकिन तुम गलत हो। ये गेट जिन्हें ट्रांसफिगरेशन मोनार्च यानी योगू मंट ने तैयार किया है, इसका इस्तेमाल करके मैं अपनी जितनी चाहूं सेना बुला सकता हूं। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी सारी योजना को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया है। तुम्हारा ये गलत फैसला तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ये तुम्हारा नुकसान है। अब जिन्वू ड्रैगन की इन बातों को सुनकर मुस्कुराता है और वो अपने सभी समन किए गए शैडो सोल्जर के समन को कैंसिल करता है। इस पर ड्रैगन किंग कहता है, तुमने अपने सारे समन को कैंसिल क्यों कर दिया? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुमने पहले ही हार मान ली है। खैर, हमारे बीच इसका जबरदस्त अंतर देखने के बाद मुझे यही उम्मीद थी। अब जिन्वू जो कि खाली हाथ ड्रैगन किंग के सामने खड़ा था और आसमान में उसकी अनगिनत सेना तैयार थी उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और ड्रैगन किंग कहता है, तुम्हारे लिए हार मान लेना कोई अजीब बात नहीं है। और जिन्वू अपनी आंखें बंद करता है। तभी हम देखते हैं जिन्वू की आंखें और उसका चेहरा पूरी तरह से काला पड़ चुका है, जिसे देखकर शैडो मोनार्च हैरान होता है और कहता है, ये नहीं हो सकता। कासिम के र्यून स्टोन में इकट्ठा हुई जादुई ऊर्जा वो ताकत है जो ड्रैगन जाति की सबसे बड़ी दुश्मन है।
वो रियोन स्टोन, उसके अंदर जो भी ऊर्जा थी वो ड्रैगन किंग की सेना के लिए बहुत नुकसानदायक थी, जिसे देखकर ड्रैगन किंग हैरान होता है। और आगे हम देखते हैं एक वार्निंग, आत्मा से निकली ऐसी दहाड़ जो हर किसी को बेहोश कर दे और उन्हें गहरे निराशा में ढकेल दे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिन्वू बहुत जोर से चिल्लाता है, उसकी दहाड़ बहुत दूर तक जाती है, या कह सकते हैं कि वो एक एनर्जी विस्फोट करता है जिसकी वजह से ड्रैगन किंग की सेना हिल नहीं पा रही थी, वो सब जम गए थे। जिसे देखकर ड्रैगन किंग कहता है, ये नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि ड्रैगन हिल नहीं सकते, लेकिन क्या वो युगुमंट को भी हिलने से रोकने में कामयाब हो गया? यानी वो ट्रांसफिग्रेशन मोनार्च की बात कर रहा था और ड्रैगन अपनी आर्मी को देख रहा था। तभी जिन्वू ड्रैगन किंग के एक हाथ को पकड़कर अपनी शैडो एक्सचेंज स्किल का इस्तेमाल करके ड्रैगन किंग को एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट करता है जहां पर इंसान नहीं थे, और ड्रैगन किंग उस आइलैंड को देखता है और कहता है, तो ये है। अब आगे जिन्वू कहता है, तुम्हारी सेना जहां है उससे दुनिया के दूसरी ओर एक जगह है। इस पर ड्रैगन किंग कहता है, अगर तुम्हारे पास सच में इतने सैनिक होते तो खुलकर युद्ध करना तुम्हारे लिए ज्यादा फायदेमंद होता, पर उससे तुम्हारी जादुई ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो जाती। मुझे अकेले यहाँ लाने की तुम्हारी योजना वाकई जबरदस्त है। और ड्रैगन किंग जिन्वू के उस पैलेस को देखता है और कहता है, क्या ये तुम्हारा महल है? इस पर जिन्वू एक अजीब सा मुंह बनाकर कहता है, हाँ, ये देखते हुए कि तुम शैडो मोनार्च हो, ये उतना इम्प्रेसिव नहीं है। अब जिन्वू कहता है, फिर भी मुझे लगता है कि ये तुम्हारी मौत को यादगार बनाने के लिए ये किला एकदम सही होगा। इस पर ड्रैगन किंग कहता है, इसलिए ये लड़ाई इस बारे में होगी, क्या मैं तब तक टिक सकता हूँ जब तक मेरे सैनिक मुझे ढूंढ लेते हैं या नहीं। अब ड्रैगन किंग अपने असली रूप में ट्रांसफर होता है, यानी एक बहुत बड़े ड्रैगन में, और जिन्वू भी अपने सभी शैडो सोल्जर को समन करता है। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिसेस सेलनर को, जो कहती हैं, युद्ध की लपटें पूरी अमेरिकी टेरिटरी में फैल चुकी है। इस पर मिस्टर डेविड ब्रेनर कहते हैं, सभी तरह की माना एनर्जी अनकंट्रोल होकर सभी तरह की माना एनर्जी पूरे एरिया में फैल रही है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हंटर संग सच कह रहा था। अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर मिसेस सेलनर कहती हैं, वो अकेला हंटर नहीं है, दुनिया भर के हंटर इस लड़ाई में कूद पड़े हैं, चाहे उनकी रैंक ई हो या एस। ई रैंक की स्किल एक नॉर्मल इंसान से बस थोड़ी सी ज्यादा होती है। उन्हें ये एहसास होना चाहिए कि सैनिक से अलग बस इतना ही फर्क है कि वो जादुई हथियार लेकर चलते हैं, वरना युद्ध में उनका योगदान ज्यादा नहीं होगा। और यही बात सी रैंक और डी रैंक पर भी लागू होती है। जब ई रैंक हंटर एक बीस्ट का शिकार करता है तो डी रैंक 3 बीस्ट का और सी रैंक लगभग 10 बीस्ट का शिकार करेगा। और ये बात एस रैंक के लिए भी है। भले ही वो हजारों बीस्ट को मारने की क्षमता रखता हो, फिर भी वो अनगिनत तारों की तरह एक दिन खत्म हो जाएगा। जब वो अलग अलग तारे गिरते हैं और आसमान में आकृति बनाते हैं, तो भले ही बहुत हल्के रूप में वो हमें भविष्य दिखाते हैं। लोग इसे आशा कहते हैं। आगे यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं चेयरमैन जिंचुल को, और उनका असिस्टेंट उनसे कहता है, ऐसा लगता है कि हंटर सिंह उन्हें एक बेजान आइलैंड पर ले जाने में कामयाब रहा। इस पर जिंचुल अपने मन में सोचते हैं, हंटर संघ ने पहले मुझसे कुछ कहा था। उसने बताया था कि एक बेजान आइलैंड है जो कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, जहां जायंट का एक गेट तबाह हो गया था और उससे भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा पूरे एरिया में फैल गई थी। अगर ये लड़ाई वहीं पर हुई तो हम होने वाले नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। क्या यही वजह है कि वो इतने समय से उसी जगह पर छिपा हुआ था? आगे उनका असिस्टेंट कहता है, क्या मुझे वहां पर कुछ हंटर भेज देने चाहिए? इस पर हंटर जिंचुल कहते हैं, क्या अभी अमेरिका में सभी हंटर ए रैंक के हैं? इस पर उनका असिस्टेंट कहता है, हम किस तरह के हंटर भेजेंगे? शायद हम ई रैंक हंटर भेज सकते हैं। आगे जिंचुल कहते हैं, क्या तुम जानते हो कि हंटर संग जिन्वू भी कभी एक ई रैंक हंटर हुआ करता था? मैं जानता हूँ, एक ई रैंक हंटर के लिए हीरो बनना। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिन्वू की आर्मी और ड्रैगन किंग के बीच की फाइट,
जिनवू जो कि अपने एक शैडो सोल्जर के ऊपर बैठकर ड्रैगन किंग की तरफ बढ़ता है। ड्रैगन किंग अपने मुंह से जिनवू के ऊपर अटैक करने के लिए फायर एनर्जी को इकट्ठा करता है, लेकिन यहीं पर विलियम अपने चाबुक से ड्रैगन किंग के मुंह को बंद कर देता है और ड्रैगन किंग का ध्यान विलियम की तरफ जाता है। यहीं पर जिनवू के दूसरे जायंट सोल्जर ड्रैगन किंग की पूंछ और उसकी गर्दन को कसकर पकड़कर जकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ टस्क एक भयंकर फायर अटैक करता है ड्रैगन किंग के ऊपर। और दूसरी तरफ बेरू और ग्रीड ये दोनों मिलकर ड्रैगन किंग के चेहरे पर एक जोरदार वार करते हैं। अब हम देखते हैं इग्रिस को, जो ड्रैगन किंग के सर के ऊपर खड़ा था और वो अपनी तलवार से ड्रैगन किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है। और आगे हम देखते हैं जिनवू को अपने एक ड्रैगन के ऊपर खड़ा होकर ये सब नजारा देख रहा था और वो कहता है, मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। अब हम देखते हैं ड्रैगन किंग को, जो धराशायी हो चुका था, और वो कहता है ये कितना अमेजिंग है। और वो अचानक से अपनी आंख खोलता है और कहता है, मुझे ऐसी लड़ाइयाँ पसंद है जहाँ पर मैं बहुत सारे दुश्मनों के ऊपर हावी हो जाऊं, पर उल्टी हालत मुझे भी मजेदार लगती है। अब जिनवू उसकी ये बात को सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है। अब ड्रैगन किंग अपने पंख खोलता है और कहता है, मुझे तुम्हें असली चीज दिखाने की इजाजत दो। और ड्रैगन किंग अपने विंग से एक जबरदस्त माना एनर्जी छोड़ता है और जिनवू भी उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा था और वो कहता है, ड्रैगन किंग का ये फियर अटैक, मैं अपने शैडो सोल्जर को इस हालत में कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। और ड्रैगन किंग फिर से एक जबरदस्त एनर्जी इकट्ठा करता है और वो जिनवू के ऊपर उस एनर्जी को छोड़ देता है। जिनवू जो उस एनर्जी के बिल्कुल सामने था और वो एनर्जी जहां से गुजरती है वो उस जगह को पूरे लावा के ढेर में बदल देती है। अब ड्रैगन किंग चिल्लाकर कहता है, ये है असली बात, मैं विनाश का रूप हूँ जो युद्ध के लिए खुद को कुर्बान करने से नहीं डरता। मैं खून हूँ, चीख, पागलपन और तबाही का मेल हूँ। मुझे सिर्फ लड़ाइयों के लिए बनाया गया है। मैं आंतरिस हूँ। आगे यहाँ पर हम देखते हैं ड्रैगन किंग का एक और नाम, आंतरिस, और अब से हम इसे आंतरिस के नाम से बुलाएंगे। मैं ड्रैगन किंग हूँ, मैं डिस्ट्रक्शन मोनार्च हूँ। अब जिनवू के माथे से पसीना निकल रहा था और वो कहता है, जब जायंट किंग की मौत हुई तब निकली हुई जबरदस्त माना एनर्जी जमीन में समा गई होगी, फिर भी वो उस हमले के आगे टिक नहीं पाई। यहाँ तक कि अमर सिपाही भी अगर उसकी सांस के धीरे वार का शिकार हो जाए तो पल भर में राख हो जाएंगे। अब ड्रैगन किंग अपने इंसानियत वाले रूप में आता है और वो जिनवू से कहता है, शैडो मोनार्च, तुम्हें इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुमने मेरा हाथ पकड़ा था तो मैं आसानी से छूट सकता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि तुमने मुझे एक कोने में ढकेलकर मुझ पर गहरा प्रभाव डाला था। एक साथी और एक मोनार्च के रूप में मैं तुमसे शांति से बात करना चाहता था। अगर तुम्हें पिछले शैडो मोनार्च की यादें विरासत में मिली है तो तुम्हें ये बातें पहले से पता होंगी, लेकिन हमारा असली दुश्मन इस दुनिया में नहीं है, वो आकाश के पार मौजूद है। रूलर्स की सेना, उनका मौजूद रहने का एकमात्र मकसद उन मोनार्च को खत्म करना है जो अंधकार में जन्मे हैं, और शैडो मोनार्च भी इन सब से अलग नहीं है। मैंने तुम्हें मिटाकर उनकी तरफ से लड़ने की तैयारी की थी, पर तुम्हारे लड़ने के तरीके को देखकर मैंने अपना फैसला बदल दिया। तुम में एस्बोन से अलग तरह की क्षमता है और तुम्हारी क्षमता में मैंने अपनी शानदार जीत देखी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे परिवार को बचा दूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे देश को बनाए रखूंगा। अगर तुम चाहो कि मैं और मेरे सभी सोल्जर इस ग्रह को छोड़कर चले जाएं, तो हम चुपचाप चले जाएंगे। इस भूमि के मालिक बन जाओगे तुम। मैं सिर्फ उस पहाड़ियों के ऊपर बने किले की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब पूरे ग्रह के मालिक बनने से है। तुम में ऐसी काबिलियत मौजूद है। अब जिनवू इसके बारे में सोचता है और ड्रैगन किंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, बस तुम्हें इतना ही करना है, मेरा हाथ थाम लो। अगर हम रूलर्स के सैनिकों को हराने के लिए अपनी ताकत मिला लें तो तुम्हारा परिवार, तुम्हारा देश और ये पूरा ग्रह शांति और स्वतंत्रता दोबारा पालेगा। ये कैसा रहेगा शैडो मोनार्च? तुम इसके बारे में क्या सोचते हो शैडो मोनार्च? क्या तुम मेरे साथ शामिल होगे? इस पर जिनवू कहता है, तुम मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे हो। क्या तुम मुझसे ये उम्मीद करते हो कि मैं तुम पर विश्वास करूं?
जबकि तुम्हारी आंखें चीख चीख कर कह रही हैं कि तुम मुझे मार डालना चाहते हो। और जिन्वू की ये बात को सुनकर आंद्रेस मुस्कुराता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं इसे छिपा नहीं सकता। ये मेरी तुम्हारे लिए अंतिम दया थी। तो तैयार हो जाओ शैडो मोनार्च। और ये चैप्टर यहीं पर क्लोज हो जाता है। आगे मिलेंगे एक नए चैप्टर में। अब आप भी अपनी वॉइस को कुछ ऐसे से ऐसा कर सकते हो और इसे कैपकट में करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपको वॉइस इंपोर्ट कर लेनी है कैपकट में, फिर आपको इनेज वॉइस वाले ऑप्शन पे जाना है और इसको 100 कर देना है। इसके बाद आपको आइसोलेटिंग वॉइस पे जाना है और इसे कीप वॉइस पे करके सेलेक्ट कर देना है और फिर रिड्यूस नॉइज को भी ऑन कर देना है। और अगर तुम आइसोलेटिंग वॉइस को नॉन पर भी रखते हो तो भी तुम्हारी आवाज कैसी कव्वे कोयल जैसी रहेगी।